के काला। वेरी गुड। विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव रहते हैं, माने विदेह क्षेत्र में रहने वाले जीवों की आयु संख्यात वर्ष है। भरतई रावत योर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पणीभ्याम। इसका मीनिंग पेज नंबर 59। प्रकरण बताइए, क्या प्रकरण चल रहा है इसमें? ठीक है, 6 समयों में यानी सुखमा सुखमा आदि, इस प्रकार उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अच्छा बताइए, एक कल्प काल कितने सागर का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में से उत्सर्पणी का कितना समय होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। अवसर्पणी का? ठीक है, 6 काल हैं। अगर हम अवसर्पणी की अपेक्षा देखें तो पहला सुखमा सुखमा काल कितने सागर का होता है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी समझते हो आप? करोड़ इंटू करोड़, ठीक है, हो गया कोड़ा कोड़ी। ठीक है, तो भरत और ऐरावत में, ठीक है, वृद्धि और ह्रास, बुद्धि, बल, आयु, शरीर की ऊंचाई अधिक, इन सब में वृद्धि होती है 6 समयों से। 6 समय माने जो आपके 6 काल गिनाए हमने, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा। ठीक है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी की अपेक्षा 6 समयों से वृद्धि और ह्रास होता है। किसमें? भरत और ऐरावत। भरत और ऐरावत में से कौन सा उत्तर में है? दिशाओं का ज्ञान कराया था ना आपको, तो भरत क्षेत्र दक्षिण में है और ऐरावत, वेरी गुड। देवकुरु और उत्तर कुरु कहाँ है? विदेह क्षेत्र में। सुमेरु पर्वत के उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है? समझदार बच्चे हो गए आप तो, है, मुझे उम्मीद नहीं थी। और इसका मतलब जब बेवकूफ़ी करोगे तो यही कहोगे आप ही ने तो पढ़ाया है। इसीलिए अगर भगवान को कर्ता मानते हैं तो उसमें बहुत दुविधा खड़ी होती है, क्योंकि अच्छा काम होगा तो हम कहेंगे भगवान की कृपा से, और बुरा काम होगा तो भगवान ने किया है। समझ में? माला अगर आप मुझे पहनाओगे तो जूते भी मुझे ही खाने पड़ेंगे जब काम खराब होगा तो। इसलिए कर्तृत्व, जो पर कर्तृत्व है, वो आफत का कारण है। समझ में आया? चलिए, खुशी हुई मुझे आज बहुत दिनों बाद कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 1 2 3 देखो, मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो, उच्चारण सही हो जाए। चलिए आप लोग पढ़िए जोर से बेटा। हैम वतक हरिवर्षक दैव कुर्वकः। बताओ इसका मीनिंग, कौन बता सकता है? देख के नहीं भाई, ऐसे नहीं, वैसे ही सूत्र से याद होना चाहिए आपको। देखो सिंपल सी बात है, बताएगा बेटा। 1 2 3 पल्योपम स्थित्यो हैम वतक हारी वर्षक दैव कुर्वकः। निकालो बेटा सूत्र, पेज नंबर 59। बोलो बेटा। उल्टा हो गया आपका, पहले 1 है। मिल गया सूत्र बेटा? सूत्र मिला, उंगली रखो उस पर। हाँ, अब देखो
एक द्वि त्रि, पेज नंबर 59 पर, सूत्र नंबर 29 एक द्वि त्रि टेबल के नीचे है। एक यानी एक, द्वि यानी दो, त्रि माने तीन, पल्योपम इतने इतने पल्ले की, एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले। स्थिति है किसकी? हेमवत, आर्यवर्ष और देवकुरु। कोई बात नहीं, सूत्र में तो हारी है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें कोई बताएगा जगन्य भोग भूमि कौन सी है इन तीनों में से? कौन सी? उत्तम भोग भूमि है, जिसमें 3 पल्ले की आयु है, वो तो उत्तम भोग भूमि है। हेमवत नक्शा ख्याल में है आपको? भरत के बाद है ना हेमवत, तो ये जगन्य भोग भूमि है। भरत, हेमवत, हरि। भरत के बाद हेमवत है, तो भरत में तो कर्म भूमि है और हेमवत में। मैं ऐसा पूछ सकता हूँ ना आपसे, क्या आप बताओ जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमियां हैं? वेरी गुड। और कर्म भूमि कितनी है जम्बू द्वीप में? 3। एक विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में देव कुरु, उत्तर कुरु को छोड़कर जो विदेह क्षेत्र है वो कर्म भूमि है, क्योंकि उत्तर कुरु, देव कुरु उत्तम भोग भूमि है। ठीक है, अगला देखिए, तथोत्तराह, इसका तुम बताओगे मैंने। तथोत्तराह, तथोत्तराह, अगला सूत्र बताओ। नहीं पता? विदर्शी देखो बेटा, बताओ लब्धि। ऐसा ही उत्तर में भी है, तथोत्तरा, क्योंकि हमने जो देवकुरु बताया था, हेमवत, आर्यवर्ष और देवकुरु, ये दक्षिण में थे। हमने दक्षिण के तो बता दिए, अब उत्तर में कैसे होंगे? तथोत्तरा, उसी प्रकार जैसे ये 3 में 1, 2, 3 पल्ले की आयु है, उसी प्रकार उत्तर में भी कौन कौन से हैं? अगर ऊपर से नीचे चलें तो उल्टा चलना पड़ेगा। हिरण्यवत, रम्यक और उत्तर कुरु। बात समझ में आ रही है? समझना जरूरी है बेटा। अच्छा, विदेहेषु संख्ये कला हो गया था। अच्छा, ये 28वें नंबर का सूत्र था, ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता। देखो अगले पेज पे, 27वें सूत्र के बाद है 28वां, क्योंकि 27वें में बताया भरत और ऐरावत में काल का परावर्तन होता है। बताओ, ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता। अवस्थित रहता है काल, यानी हमने भरत, ऐरावत, योर, वृद्धि, रासु बताया था, लेकिन अब कहा ताभ्याम अपरा, माने उनके सिवाय, जो हमने 27वें सूत्र में बताया भरत और ऐरावत, उसके सिवाय बाकी जो भूमियां हैं वहाँ काल का परावर्तन नहीं होता, अवस्थित रहती हैं, शाश्वत है। भोग भूमि नहीं कहोगे, कुछ कर्म भूमि है, कुछ भोग भूमि है। कौन सी कर्म भूमि है? उसके सिवाय विदेह, विदेह में काल का परावर्तन नहीं होता। ठीक है, देखो आपके नीचे चार्ट बना हुआ है अवस्थित भूमियों के काल। देवकुरु, उत्तर कुरु, मिल गया चार्ट, टेबल टेबल टेबल, यही। उत्तम भोग भूमि जितनी, उत्तम भोग भूमि में कितनी होती है? उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, तो 3 पल्ले होगी। पल्ले पता है आपको? पल्ले का मतलब होता है गड्ढा। पल्ले मतलब गड्ढा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा, एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के 6 दिन के मेंढे के बाल, और उस बाल को भी इतना छोटा कर लेना कि उसका और कोई दूसरा हिस्सा ना हो सके। उत्तम भोग भूमि का इसलिए लिया कि उत्तम भोग भूमि का जो बाल है वो सबसे बारीक होगा, क्योंकि मध्यम भोग भूमि का उससे 8 गुना मोटा होता है। मध्यम भोग भूमि से जगन्य भोग भूमि का और 8 गुना मोटा होता है बाल। ठीक है, और इसीलिए हाँ, हम तो कर्म भूमि में हैं।
तो उत्तम भोग भूमि के 6 दिन के मेंढे के बाल उसको भी बहुत छोटा हिस्सा कर लेना कि दूसरा हिस्सा ना हो सके। अब उस गड्ढे में भरना, कितने आएंगे, बहुत ज़्यादा बाल आएंगे, उसको पूरा भरना, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा। अब उसमें जितने बाल आएंगे फिर हर एक 100 वर्ष में एक एक बाल निकालना। रथ चलवाएं और ठसाठस भरना है, तो इसलिए कहते हैं चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर फिराओ। जैसे रोड रोलर चलाते हैं ना, सड़क जब बनती है मिट्टी डाल के, ताकि अच्छे से दब जाए, यानी उसको एकदम ठस दबा लेना है। चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर फिरवा ली और वो दब गया। अब 100 वर्ष में एक बाल निकालोगे तो कितना टाइम लगेगा उस गड्ढे को खाली होने में, समझ में आया? असंख्यात समय हो जाएंगे। जितना टाइम लगा वो कहलाएगा एक व्यवहार पल्ले। क्या कहलाएगा? फिर उसका असंख्यात गुना उद्धार पल्ले। क्या होगा? और उसका असंख्यात गुना वो होगा अद्धा पल्ले। देखो अद्धा पल्ले में स्थिति नापी जाती है। क्या नापी जाती है? जैसे 4 गति के जीवों की आयु आदि जो नापेंगे, अगर पल्ले में देखना है तो वहाँ ये अद्धा पल्ले यूज होता है। कर्मों की स्थिति ये अद्धा पल्ले में, ठीक है। उद्धार पल्ले से ये जो द्वीप समुद्र कितने हैं उनकी संख्या उद्धार पल्ले से नापी जाती है, ठीक है। तो पल्ले, फिर पल्ले से बनता है सागर। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। कितना? अगर व्यवहार पल्ले हैं तो व्यवहार सागर बनेगा, उद्धार पल्ले हैं तो उद्धार सागर। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है इन चीज़ों को समझाने का, वो अलग से लेंगे फिर। देखो हरि और रम्यक ये दूसरा काल है, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, भोग भूमि के अलावा एक कुभोग भूमि का नाम आया, देखा आपने टेबल में? ये तो मैंने आपको बता दिया था कैसा काल होता है। विदेश क्षेत्र में चौथे काल की आदि जैसा, टेबल में देखिए आप लोग। कुभोग भूमि क्या होती हैं? लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में है। अंतर्द्वीप है। अंतर्द्वीप मैंने आइलैंड होते हैं ना, चारों ओर समुद्र है, उसके बीच में टापू है, वहाँ कुभोग भूमि जीव रहते हैं। कुभोग भूमि वाले, इनकी कैसे होती है? तीसरे काल के समान, यानी जगन्य भोग भूमि जैसा काल होता है, ठीक है। यहाँ आपने सुना है ना, एक कान इतना बड़ा कि एक को बिछा लो और एक को ओढ़ लो। कुछ ऐसे घोड़े जैसा मुख, मनुष्य जैसा शरीर, आप जैसा वो देखते होंगे ना। नहीं, गणेश जी नहीं, जैसे कार्टून वगैरह में दिखाते हैं, जैसे जल परी, इस सब तरह की चीजें, वो आप ये समझ लो कुभोग भूमि के जीव हैं। नहीं, मलेचखंड के नहीं, ऐसे तो नहीं होते मलेचखंड के। कहाँ देखे आपने? आपको पता है चक्रवर्ती की जो 32,000 रानियां होती हैं वो मलेचखंड की होती हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा देखो, मानुषोत्तर पर्वत से स्वयं पर्वत तक असंख्यात द्वीप और समुद्र। सबसे अंतिम समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र। कौन सा? ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है ना। नंदीश्वर द्वीप कौन सा है? 8वें नंबर का द्वीप है। और द्वीप समुद्रों की काउंटिंग करो तो 15वें नंबर पे आएगा। कितने नंबर पर? 15वें। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र। वहाँ सबसे बड़ी अवगाहना वाला महामत्स्य पाया जाता है। सुना है ना आपने? सबसे बड़ी अवगाहना वाला। बहुत अंतर है। असंख्यात अवधि ज्ञान का विषय है, लेकिन अनंत अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। ये आप समझ लेना। संख्यात तक को श्रुत ज्ञान जान सकता है, उसके आगे का नहीं। लेकिन असंख्यात को अवधि ज्ञान जान सकता है। अवधि ज्ञान अनंत को नहीं जान सकता।
अनंत को मात्र केवल ज्ञान ही जान सकता है। अंतर समझ में आया तीनों में? संख्यात, असंख्यात, अनंत। फिर इसके भी भेद होते हैं, परिता, असंख्यात, असंख्यात हो, परिता, असंख्यात, असंख्याता, असंख्यात, फिर जगन्य, असंख्यात, ऐसे भेद होते हैं उसमें। और भी 21 राशियां हैं, वो अलग विषय है, फिर कभी एक्स्ट्रा आप सीख सकते हैं। चलिए, तो देखो ये जो 2.5 द्वीप है, यानी जो बीच में आपका मानुषोत्तर पर्वत आ गया ना, 2.5 द्वीप कंप्लीट हो गए। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य तो है नहीं, तो कौन पाए जाते हैं वहां? ये सब त्रियंचों की भोग भूमि है। क्या है? सारे त्रियंचों की भोग भूमि है ये। जो बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, यहाँ तीसरे काल के समान रहता है, जगन्य भोग भूमि जैसा। मनुष्य तो पाए नहीं जाएंगे उसके आगे। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य पाए जाते हैं क्या? लेकिन जगन्य भोग भूमि जैसा रहता है। तो वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ त्रियंच रहते हैं। कौन? कहाँ तक? जो लास्ट में एक स्वयं प्रभ पर्वत आता है, जो स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके पहले एक स्वयंभू रमण द्वीप है। स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच भी एक पर्वत है, जैसे मानुषोत्तर है। उस पर्वत का नाम है स्वयं प्रभ पर्वत, लिखा है आपके इसमें। तो मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयं प्रभ पर्वत के बीचों में जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें जगन्य भोग भूमि जैसे काल रहता है। आगे देखो, फिर जो बाद में अंत का आधा स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र और उसके चारों कोने, वहां पंचम काल के समान रहता है। कैसा रहता है? हाँ, रहते हैं ना, जलचर जीव होते हैं ना उसके जल में। जो स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां महामत्स्य नहीं रहता। तंदुल मत्स्य की कहानी सुनाई थी, महामत्स्य की सुनाई थी। उसमें असंख्यात जो त्रियंच हैं जलचर, 5वें गुण स्थान वाले हैं, माने अणुव्रती। जो स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रियंच पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। त्रियंच भी 5वें गुण स्थान तक जा सकता है ना। 5वां गुण स्थान कौन कौन सी गति में हो सकता है? देवों के नहीं होता, नारकियों के नहीं होता, मनुष्य और त्रियंच के हो सकता है 5वां। मनुष्य तो 14 गुण स्थान तक जा सकता है, लेकिन त्रियंच 5वें के आगे नहीं। देव और नारकी कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? 4थे गुण स्थान तक। अब ये देखो, इतनी सारी बातें बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन अब आपके सूत्र वूत्र नहीं हो पा रहे थे तो क्या करें। चलिए आगे पढ़िए। अच्छा, और ये देखो, देव गति में पहले काल के समान होता है, एकदम उत्तम सुखी सुख। नरक गति में 6ठे काल के समान। ये तो उपमा दे रहे हैं, वैसे बहुत बुरा है नरक का। तो यहाँ के 6ठे काल से भी बहुत बुरी हालत है। देखो, भरत और ऐरावत के मलेच्छ खंड, 6 खंड बताए थे आपको भरत क्षेत्र का नक्शा जब बताया था। हाँ, तो जो 5-5 मलेच्छ खंड हैं भरत और ऐरावत के, और विद्याधरों की श्रेणियां, उनमें 4थे काल के आदि से लगाकर 4थे काल के अंत तक वाली हानि और वृद्धि होती है। कहाँ? मलेच्छ खंडों में और विद्याधर की श्रेणियों में। चलिए अगला देखिए, द्विर्धात की खंडे, इसका मीनिंग कौन बताएगा? देख के नहीं बताना आपको, सिर्फ सूत्र सुन के बताना है। हाँ बताओ बेटा। उनसे दुगने कहाँ हैं? धात की खंड में। दुगने क्यों हो गए? क्योंकि वलय के आकार है, और वलय के आकार है ना धात की खंड ऐसे गोल। उसके उत्तर और दक्षिण में 2 पर्वत हैं। कौन कौन से? ईश्वाकार पर्वत। कौन से? उसके कारण वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाफ इधर का और हाफ इधर का। तो जैसी रचना जम्बू द्वीप में थी, 6 महापर्वत और 7 क्षेत्र,
वैसी ही रचना धातकी खंड के पूर्व में और धातकी खंड के पश्चिम में है, तो वहाँ डबल रचनाएं हो गई। तो 7 क्षेत्र इधर होंगे पूर्व धातकी खंड में और 7 क्षेत्र पश्चिम धातकी खंड में। ठीक है, अभी मैप दिखाते हैं, सीधे बैठो। अगला सूत्र बोलो जोर से, जोर से। इसका मतलब पुष्करार्ध में भी ऐसा ही है। क्या है? दुगने पर्वत हैं और दुगने ही क्षेत्र हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही हो गए ना, डबल साइडेड, हाफ इधर हाफ इधर। मैप अभी दिखाएंगे। अगला सूत्र बोलो, जोर से बोलो एक साथ मिलकर। सही नहीं पढ़ रहे आप। प्रांग, वेरी गुड। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य। ठीक है, इसका अर्थ कौन बताएगा? हाँ, प्रांग माने पहले पहले, मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले ही मनुष्य हैं। तो मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले के हिस्से को क्या बोलते हैं? ढाई द्वीप, यानी अढ़ाई द्वीप। क्या बोलते हैं? नींद आ रही है? अब देखो विस्तार बताया, नीचे देखो, अढ़ाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र, इसको नरलोक भी बोलते हैं। 45 लाख योजन। ढाई द्वीप का विस्तार कितना हो गया? एक बात और लिख लेना, 5 पैताले होते हैं। क्या होते हैं? 5 ऐसी चीजें हैं जो 45 लाख योजन विस्तार वाली है। ठीक है, अभी बताऊंगा। समुद्र कौन कौन से आ गए ढाई द्वीप में? 2 समुद्र आ गए ना, लवण और कालोददी। द्वीप कौन कौन से आ गए? जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्करवर। मेरू कितने आ गए? 5 मेरू आ गए। एक मेरू संबंधी एक रचना, वहां 2 मेरू, फिर वहां भी 2 मेरू। आज इसको थोड़ा सा बता देता हूं। अगला देखो सूत्र बोलो, आर्या मलेच्छाश्च। ठीक है, आर्य और मलेच्छ मनुष्यों के 2 भेद हैं। आर्य किसको कहते हैं? जिसमें धर्म आदि पाया जाता है। ये रिद्धि वाले भी होते हैं और बिना रिद्धि वाले भी। रिद्धि 64 रिद्धियों में से कोई रिद्धि हो। जो मलेच्छ हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो कर्म भूमि वाले मलेच्छ और एक कुभोग भूमि वाले मलेच्छ। समझ में आया? कर्म भूमि वाले तो जो मलेच्छ खंड है, भरत में 5 है, ऐरावत में 5 है, और विदेश क्षेत्र की 32 नगरियां है ना, तो 32 पंजे 160 मलेच्छ खंड हो गए विदेश क्षेत्र के। ठीक है, अंतर्द्वीपज यानी कुभोग भूमियां 48 अंतर्द्वीप है लवण समुद्र में, और 48 अंतर्द्वीप हैं कालोददी समुद्र में। 48, 96 अंतर्द्वीप आइलैंड, समुद्र के बीच में टापू है। ठीक है, वहाँ कुभोग भूमि है। वहाँ पर कुभोग भूमि मनुष्य, जैसे एक टांग वाले, पूंछ वाले, सींग वाले, खरगोश के समान लंबे कान वाले घोड़े। कौन से? तो ये तो अंतर्द्वीप की कुभोग भूमि है। ये वाले जो कर्म भूमि के मलेच्छ खंड हैं, यहाँ से लाते थे। कर्म भूमि में हुए ना, वो तो द्वीप के अंदर है, लवण समुद्र के अंदर है वो तो। हाँ, थोड़ा उसका है कि इतने योजन दूर जाके, तट से इतने योजन भीतर जाके। और देखो, घोड़े, सिंह, कुत्ता, बकरा, हाथी, गाय, सुअर आदि इनके समान मुंह वाले मनुष्य हैं वहां पर। अंतर्द्वीपज हैं वो भी मलेच्छ खंड। अच्छा, गुफाओं में और पेड़ों पे रहते हैं, वहां कुभोग भूमि कहलाती है। हैं वो भी मलेच्छ, लेकिन एक मलेच्छ कर्म भूमि वाले, एक भोग भूमि वाले। ये जो भोग भूमि वाले मलेच्छ हैं, ये लवण समुद्र और कालोददी समुद्र के अंतर्द्वीपों में पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी, फूलों का, फलों का आहार करते हैं। इन सब की आयु एक पल्ले होती है। जगन्य भोग भूमि है ना यहाँ पर। अब देखो, थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं आपको।
ध्यान नहीं है आप लोग? बेटा इधर आ जाओ, उधर से दिखेगा नहीं, इधर आ जाओ। ध्यान से देखिएगा, है ना? देखो 5 मेरू का नाम सुना है ना आपने? 5 मेरू होते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका जम्बूद्वीप। क्या है? जम्बूद्वीप में कौन सा पहला मेरू है? सुमेरु पर्वत। ध्यान देना, इसके चारों ओर क्या है? लवण समुद्र। इसके चारों ओर क्या है? भारतीय खंड द्वीप। दूसरा भी चलता है ना? ये नहीं, इसको हटाई लो यहाँ से। जन क्रांति कौन ले आया? देखो इधर बेटा, ये कितना है? 1 लाख योजन। ये कितना है? 2 लाख योजन। इसके बाहर कितना है? ये 4 लाख योजन, ठीक है? जम्बूद्वीप, लवण समुद्र। फिर कौन सा है? भारतीय खंड। फिर कालो द्वीप। कितना होगा? फिर इसके चारों ओर ये जो है ना पुष्कर, इसका आधा लिया है, ठीक है? ये पुष्कर आधा ही लिया है। ये क्या हो गया? ये कितना होगा? 16 होगा ना? लेकिन आधा कर दिया तो 16 का आधा 8, समझ गए? पूरा पुष्कर तो 8 का दुगना 16, लेकिन उसका आधा लेना है ना? मानुषोत्तर पर्वत है ना बीच में, तो यहाँ कितना होगा? ये 8। अब देखो अगर इधर 2 है तो इधर कितना होगा? 2। ये कितना होगा? ये कितना होगा? टोटल कर दो इसका, कितना आएगा? 45 लाख मीटर। कितना? 45 लाख मीटर। ये 2.5 द्वीप कितना विस्तार हो गया इसका? 45 लाख योजन। कितना? 45 लाख। सीधा बैठो सृष्टि, नींद आ रही है? यहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे अगर, तो भी दूना दूना है। 1, 2, 4, 8, लेकिन आगे फिर 8, तो 8, 8, 16, 4, 20, 2, 22, 22 इधर, 22 इधर, 44 और 1 45, 45। ये क्या है? 2.5 द्वीप का विस्तार। जितना 2.5 द्वीप का विस्तार है, इतना ही पहला स्वर्ग का जो ऋजु विमान है वो भी इतना ही 45 लाख योजन। जो पहला नरक है, पहला नरक, उसका जो पहला इंद्रक विमान है, क्या नाम बताया था उसका? सीमंतक। ठीक है, सीमंतक जो पहला इंद्रक बिल है। देखो बिल होते हैं नरकों में, स्वर्गों में होते हैं विमान। तो जो पहला इंद्रक बिल है पहले पटल का, वो भी बिल्कुल इतना ही है, 45 लाख योजन विस्तार का। समझ गए? और जो 7वां नरक है, 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है, मुझे देख के बताना पड़ेगा वो कितना है। और देखो जो सिद्ध शिला है, क्या है? सिद्ध शिला, वो भी 45 लाख योजन विस्तार वाली है। कितनी? 45 लाख। और जो सिद्ध क्षेत्र है तनुवात वलय में, जो सिद्ध विराजमान होते हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप से ही मुक्ति जा सकते हैं ना, मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर तो जा नहीं सकता, तो यहीं से मोक्ष जाएंगे। तो जहां जाते हैं सम श्रेणी में विराजमान सिद्ध भगवंतों की जय बोलते हैं ना, सम श्रेणी में। ग्राफ पेपर देखा है आपने? जैसे देखो यहाँ से गए सीधे ऐसे ऊपर जाके विराजमान हो जाएंगे, तो इसलिए वो भी 45 लाख योजन में ही सिद्ध क्षेत्र है। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, 45 लाख योजन का ही सिद्ध क्षेत्र है, 45 लाख योजन का ही इंद्रक को सीमंतक नाम का पहले नरक पटल का बिल है। और 45 लाख योजन की ही अपनी क्या है? 2.5 द्वीप। 45 लाख योजन की एक चीज और है, शायद 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है वो भी 45 लाख योजन। ये मैं चेक करके कल बताऊंगा। अब देखो हर एक द्वीप में मेरु है। क्या है?
जम्बू द्वीप में कितने मेरू हैं? बेटा इधर होके बैठ, इधर हो। जम्बू द्वीप में कितने मेरू हैं? एक मेरू है। जम्बू द्वीप में कितने मेरू हैं? तन मध्य मेरू नाभि वृत्तो। ठीक है, एक तो मिटा दूं, अब इसमें देखो मेरू समझना ध्यान से। ये जो 5 जना 45 लाख योजन है, इसको बोलते हैं 5 पैताले। क्या बोलते हैं? पैताले। पंच पैताले भी कहते हैं इसको। एक हमारा एक अंग है ऐसा, 12 अंग है, उनमें इस प्रकार का व्याख्यान होता है। समवायांग होता है, शायद समवायांग है, स्थानांग है, इस तरह के है ना। तो उनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो समान है, जैसे ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनका विस्तार समान है। 45 लाख योजन, 45 लाख योजन। अब देखो सुमेरु पर्वत समझने 5। एक है जम्बूद्वीप संबंधी एक मेरु पर्वत है। मेरी धारती खंड था ना, धारती खंड में डबल रचना है। ये जो डबल रचना हो गई, तो इसमें एक मेरु हो गया पूर्व धारती खंड में और एक पश्चिम धारती खंड में। समझ में आया? धारती खंड में कितने मेरु हो गए? 2। और इसी प्रकार पुष्कर के आधे में कितने हो जाएंगे? 2 हो गए 5 मेरु। एक मेरु संबंधी जो रचना है, एक मेरु संबंधी 7 क्षेत्र होते हैं, 6 महापर्वत होते हैं। ऐसे ही अगर 2 मेरु हैं तो इसमें भी ऐसे 7 क्षेत्र होंगे, इसमें भी 7 क्षेत्र होंगे। इन मेरुओं के नाम देख लो। पहला मेरु कौन सा है? सुदर्शन। पूरा नाम है इसका सुदर्शन। तो सुदर्शन का सु ले लिया तो सुमेरु हो गया। ये है विजय। क्या नाम है? अचल, मंदर, विद्युन्माली। समझ गए? सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली। पेन चल नहीं रहा है। विजय, ये अचल, ये मंदर, विद्युन्माली। पंचमेरु की पूजा में है 5 नाम। जहाँ जहाँ है वैसे तो लिखना पड़ेंगे। ऐसा यहाँ पे जो मेरु है उसका नाम विजय मेरु है, यहाँ पे जो मेरु है उसका नाम मंदर मेरु है, यहाँ पे जो मेरु है इसका नाम अचल मेरु है, यहाँ जो पुष्करार्थ में है विद्युन्माली। ठीक है, आपको रचना में समझ में आना चाहिए। हाँ पूछो बेटा, क्या हुआ? अर्पिता पूछ लो। ठीक है, अगला देखो। अभी एक एक मेरु संबंधी रचना आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये बताओ भरत क्षेत्र कितने होंगे? एक मेरु संबंधी एक भरत क्षेत्र होता है, तो 5 मेरु संबंधी कितने भरत क्षेत्र होंगे? हिमवन पर्वत कितने होंगे? विजय क्षेत्र कितने होंगे? बात समझ में आ गई? एक मेरु संबंधी एक, तो 5 मेरु संबंधी 5। अब विजय क्षेत्र में जैसे भरत क्षेत्र में 5 मलच खंड है और एक आर्यखंड है। समझ रहे हो? ऐसी जो विदेह क्षेत्र है, हमने आपको बताया था विदेह क्षेत्र में कितने नगर हैं? 32। 8 8 8 8 832 बताए थे ना। तो जो एक एक नगर है, उस एक एक नगर में 5 मलेच खंड और एक आर्यखंड। विदेह क्षेत्र में जो 32 नगरियां हैं, हर एक नगरी में एक आर्यखंड और 5 मलेच खंड। तो 32 नगरियों के आर्यखंड कितने हो गए? 32। और मलेच खंड कितने हो गए? 32 पंजे 160। कितने हो गए? 32 पंजे 160। समझ में आया? अच्छा, विदेह क्षेत्र में आर्यखंड कितने बताए? विदेह क्षेत्र के आर्यखंड, विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां है ना, तो 32 आर्यखंड हो गए। एक विदेह क्षेत्र में, एक विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां हैं और हर एक नगरी में हाँ एक विदेह संबंधी, एक विदेह संबंधी कितने आर्यखंड हो गए? 32। और विदेह क्षेत्र कितने हैं? 5 नहीं है,
ये तो एक मेरु संबंधी विदय क्षेत्र था। फिर ये वाला जो मेरु है ये भी तो विदय क्षेत्र में है, धातकी खंड वाला। फिर पश्चिम धातकी खंड में भी विदय क्षेत्र है। फिर पुष्करार्ध में भी 2 विदय क्षेत्र है। डबल डबल रचनाएं हैं ना। नहीं आ रही बात समझ में? एक मेरु संबंधी एक विदय है तो 5 मेरु संबंधी 5 विदय क्षेत्र हो गए। एक विदय के 32 आर्यखंड हैं तो 5 विदय हो के कितने आर्यखंड हो गए? 32 इंटू 5 कितने हो गए? 160। 170 तीर्थंकर कहते हैं ना, तो कैसे होते हैं? 5 विदय के 32 इंटू 5 160 आर्यखंड है। तो हर एक आर्यखंड में एक एक तीर्थंकर हो सकता है मैक्सिमम। और भरत क्षेत्र कितने हैं? 5 भरत के 5 आर्यखंड, 5 ऐरावत के 5 आर्यखंड, तो 170 तीर्थंकर अधिकतम हो सकते हैं। अजितनाथ तीर्थंकर के काल में एक साथ मैक्सिमम तीर्थंकर एक आर्यखंड में एक समय में एक तीर्थंकर हो सकता है। तो टोटल आर्यखंड कितने हैं? 170 आर्यखंड हैं। टोटल कितने हैं? 170 आर्यखंड। ठीक है, अब आप छाट सकते हो ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ हैं, कितनी भोग भूमियाँ हैं, सब आपको चार्ट से पता लग सकता है। ठीक है, अब देखो मेरे हिसाब से सूत्रों में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये ढाई द्वीप का और थोड़ा खुलासा भी हो गया है। ये जब देख लेना आप त्रिकाल 24 कैसे बनेंगे, मेरु संबंधी चैतन्य थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक है, समय हो गया है, अब आप लोग तैयारी कर लो। देखो टाइम नहीं बचेगा। सूत्र अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। मैं क्वेश्चन इस तरह दूंगा, मैंने कोई भी प्रश्न दिया, ठीक है, मैंने अगर ये पूछा कि भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी होती है, उसका उत्तर लिखें, तो आपको उत्तर में सिर्फ सूत्र लिखना है। कौन सा सूत्र लिखेंगे? क्यों आपके हिसाब से थोड़ी होगा, नहीं हो पाएगा वाली बात नहीं है। देव पूर्वक समझ में, आपको सोचना है इस तरह से। क्वेश्चन में लिख दूंगा कि इनका जवाब सूत्रों के माध्यम से देना है। जवाब में सिर्फ सूत्र लिखने हैं आपने। जैसे निरिस्थिति परावरे क्या है, बोलो सूत्र। त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, यही है ना सूत्र कि नर की स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट और जगन्य। उत्कृष्ट हो गई 3 पल्ले और जगन्य हो गई अंतर मुहूर्त। तिर्यक योनि जानाम च, ये तिर्यक योनि की कितनी है? कितनी है तिर्यक योनि जानाम च। और क्या, संस्कृत का पहला ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। तो फिर क्या सीख रहे हो? ये सब सूत्र संस्कृत में ही तो है। हाँ, इतना अन्याय नहीं, समझ गए? जैसे क्वेश्चन दिया उसको आपको सूत्र बताना है ये, और कुछ सूत्र दूंगा जिसका आपको उसका मीनिंग बताना होगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन होंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ मैप आ सकते हैं आपको फिलअप करने के लिए। मैप में ये चीज़ दर्शाओ आप। चार्ट देख लो सारे। नहीं, बुक के बाहर से क्यों देंगे? हाँ, ज्योग्राफी है ना इसमें। समझ में आया? जैसे मैंने आपको खर पंख भाग बताए, 3 बात वाले बताए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता हूँ कि इस पर जिसमें 25 लाख क्या है वो है ना, हाँ, 25 लाख नरक बिल पाए जाते हैं, उस नरक पृथ्वी को दर्शाओ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 25 लाख बिल कौन सी पृथ्वी में है, उसका नाम भी पता होना चाहिए। नहीं, कलर करना है उसका अलग से ले लेंगे ड्राइंग। ठीक है, इतनी मेहनत नहीं, बस आपको तो लेबल करना हो, लिखना हो, बनाने का काम। मतलब मैं सारा इवेल्यूएट कर लूँगा किसको क्या आता है, कितना समझ में आया है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप,
आप देखो अपनी कॉपीज को, कॉपी जिसने जमा नहीं की है ना, तो आप समझ लेना इवैल्यूएशन में फिर बोलो। दे देना, लेकिन करा लो उसको, क्योंकि आपको पता लग जाएगी ना अपनी गलतियाँ, कि आपने नोट्स ही गलत बना लिए हो, लिखी गलत लिया हो। दे देना, कल दे देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबने ऐसे ही किया है, मैं उसके लिए कह भी नहीं रहा, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।